Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss class 12 chemistry chapter number 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बात करेंगे, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखते हैं। सो नंबर 1 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नंबर 2 इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि इसमें तो इसमें होती है कंप्लीट डिसोसिएशन। ये पूरा कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है और ये जो है नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता है। जो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं इसमें हमारा आ जाता है KCl, NaCl। और जो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते हैं उसमें हमारा एक ही है मेन एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये हमारा एसिटिक एसिड है। अब इसमें हमारा मेन टॉपिक आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, हमारा जो करंट है ना वो इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। ये मान लो हमारा करंट आई जा रहा है, बट जहाँ कहीं पे ये रेजिस्टेंस, ये होती है ना रेजिस्टेंस, ये आर आ गई, मीन ये रेजिस्टेंस चीज़ जो है उस चीज़ में रुकावट पैदा करती है। और इसी के साथ फिर हमारा जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R। यही हमारा रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ठीक है। इसमें जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का होता है। इसको हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसी को हम G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? G से। ये चीज़ याद रखना, आगे जब हम एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस साइन ऑफ L/A एंड देन रेजिस्टेंस जब कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ऑफ दिस साइन इनटू, यहाँ पे ये साइन जो है जब फ्रैक्शन में आ जाता है, रेसिप्रोकल में ले रहे हैं इसको, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका भी, और ये चीज़ भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। एंड देन हमने इसी चीज़ को यहाँ पे G माना है, तो मीन्स G इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस चीज़ को कापा ले लेते हैं, कापा जिसको हम K से लिखते हैं, कुछ इस साइड का सिंबल होता है, इन A/L। ये आ गया हमारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैंने आपको लिखवाई हैं। ये आपको एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। रेजिस्टेंस का ये है, कंडक्टेंस का ये है, और जब हम इसको G में लेके चल रहे हैं तो वो कापा बना के ये वैल्यूज़ को बना रहा है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी आ रही है हमारी। कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टेंस। एंड देन अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्टेंस, देन ये जो चीज़ हमने ये साइन लगाया है ना, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ऊपर हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, रेजिस्टिविटी ये चीज़ आती है हमारी रेजिस्टिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी। ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है। एंड देन यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है, अब यहाँ पे कंडक्टेंस अगर रेसिप्रोकल है रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेंट नहीं पर रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी, तो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो भी रेसिप्रोकल होगी रेजिस्टिविटी की। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड देन इसको हम लिखते हैं कापा से। देन कापा इज इक्वल्स टू 1/दिस सिंबल। ये चीज़ याद रखनी है हमें। अब यहाँ पे मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ
रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये हमारा आ रहा है रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बोला कंडक्टेंस जो है वो 1/r है और जो कंडक्टिविटी है वो हमारी 1/ ये दिस साइन। देन r इज इक्वल्स टू, अभी हमने ऊपर करके आया है कि r इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ l/a। दिस समेशन ही पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, l/a एंड देन 1/r। जब हमने कंडक्टेंस लिया, ये हमें सिर्फ रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस से ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी देखेंगे। तो 1/r दिस साइन a/l। जब इसका रेसिप्रोकल किया था फिर g को हमने ये लिखा था, बस और कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, यही g। ये क्वेश्चन मैंने भी आपको ऊपर करवाया, सिर्फ मैंने इसको आपको बताया है कि इस तरह से रिलेशन जब आता है तो आपने इस तरीके से ये सोल्यूशन जो है लिखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। अब एक नई चीज़ देखते हैं हम, ठीक है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको थोड़ा जल्दी में करवा। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से होगा। हमने क्या किया, एक व्हीकल NaCl सोल्यूशन को हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने NaCl सोल्यूशन लिया जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमने जब इसको, ये हमारा देखना है कि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है इस सोल्यूशन का। फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। जब क्वेश्चन में हमें कंडक्टेंस निकालना है, मेज़र करना है, बट हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है इस चीज़ का। पहले तो रेजिस्टेंस पता होगा तभी तो हम कंडक्टेंस निकाल पाएंगे। फिर क्या किया, इसी बेकर में 2 रोड डाली गई, ठीक है, ये 2 रोड डाल दी गई और इनमें से यहाँ पे कुछ गैप रखा गया और इनकी कुछ लेंथ थी और यहाँ पे ये जो गैप रखा गया, यहाँ पे डिस्टेंस रखा गया और फिर हमने देखा कि जो हमारा l/a लिया जाता था दैट इज़ लेंथ और एरिया, लेंथ अपॉन एरिया होता था और दोनों चीज़ें ये हमारी कांस्टेंट होती थी। क्या होती थी? कांस्टेंट होती थी। तो ये जो हमारा l/a होता था इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स जैसे आपको सोल्ट ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से करना पड़ता है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा नॉर्मली आपको बता दिया, बाकी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। में देख लेते हैं एक बार, ये हमारा है R1, ठीक है, सॉरी हाँ R1 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा R2 आ गया, ये R3 आ गया और ये हमारा R4 आ गया। रेजिस्टेंस 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 मैं 4 ले रही हूँ, रेजिस्टेंस 2 मेरे पास 6 है, रेजिस्टेंस 3 मेरे पास 12, 4 जो है वो 12 है और रेजिस्टेंस 3x है। x मीन ये कोई अननाउन है, इस तरह से दिया जाता है, बट ये न्यूमेरिकल आते नहीं है, वो भी मैं नॉर्मली बता रही हूँ। इस तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होता है, देन लेंथ और एरिया को देखना होता है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ 4, 4 6 x 12, ये आ गया। कैलकुलेशन में ये बन गया 2/3 इंटू x/12, देन इन दिन रिप्लाई इज x is equals to 2 into 12/3 that is 24/3 etc. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 8 मिल गई, दैट इज़ जो अननाउन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू भी आपको मिल गई। इस तरह से निकालने के लिए आता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला, हमने जैसे पढ़ा g इज़ इक्वल्स टू k/a/l, k इंटू a/l, इसमें k जो है वो कापा है, देन कापा इज़ ऑल्सो अ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्वल है व्हेन कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। 1 मीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का होता है, इसमें एरिया भी 1 है,
लेंथ भी 1 है। इस तरह से सिर्फ सिंपल डेफिनेशन पे चलते हैं हम कि कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ही होती है ये ऑफ 1 मीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन क्या है कंडक्टिविटी की विद द डिल्यूशन के साथ, ठीक है। तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। डिल्यूशन जब होती है उसको डिसल्यूशन जब होती है मीन्स जब हम उसको ना वाटर में के साथ उसको रिएक्ट करें तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। एंड बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ, ठीक है, तो उसकी जो डाइल्यूशन होती है उसमें नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो वो नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम के जो हैं वो भी डिक्रीज़ कर जाते हैं एंड करंट विल बी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो उसके अकॉर्डिंगली करंट भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज दिस इज इक्वल्स टू के अपॉन मोलैरिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी, दैट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी। इसमें हमारे जैसे रेजिस्टिविटी को हमने इस सिंबल से लेके एल अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस माना था। इसके यूनिट्स जो होते हैं वो ओम मीटर होते हैं, ओम मोलर, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मोल, एंड कंडक्टिविटी के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन समेशन, देन 1 अपॉन इस सिंबल के यूनिट्स ही हमने निकाले ओम मोल, एंड देन कापा इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स मोल इनवर्स। देन इसको हम इससे भी लिख लेते हैं बट ये यूनिट्स यूजफुल रहते हैं हमारे लिए। एंड यूनिट ऑफ दिस सिंबल कंडक्टिविटी के अपॉन मोलैरिटी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स जो होते हैं कापा अपॉन मोलैरिटी, दिस इज 1 मोलर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, देन दिस इज इक्वल्स टू दिस, and note this is mole, this is the meter, Simon meter inverse liter mole inverse, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलरिज लॉ, just defined as, so it states that the equivalent molar conductivity of the electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivity of anion and cations. That is नॉर्मली अ डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ही पूछी जाती है ये, वो भी कई बार। तो ये बोलता है कि जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो हम इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक कर रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसमें फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट मतलब उसकी कोई भी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो इक्वल होती है सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के। जब हम मोलर कंडक्टिविटी को के जो आयन्स होते हैं, कैटाइन्स होते हैं, एनाइन्स और कैटाइन्स होते हैं ना, उनका जो सम करते हैं उस मोलर कंडक्टिविटी का, उसके इक्वल आती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो ही किरचॉफ लॉ हमारा बोलता है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीन इलेक्ट्रिकल टू, वो जो है मूव करता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ठीक, कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे हमारा NaCl सोल्यूशन है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे हमने NaCl सोल्यूशन में 2 रोड लगा के बैटरी लगाई। एक रोड जो है एनोड की है, ऑक्सीडेशन कर रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड हमारा नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑपोजिट होता है, यहाँ पे एनोड हमारा पॉजिटिव आता है और कैथोड नेगेटिव आता है, जो कि सेम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। इसमें सिर्फ हमने NaCl सोल्यूशन डाला था। When the cell convert electrical to chemical, energy is called the electrolytic cell. Then अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑक्सीडेशन अक्कर एट एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और रिडक्शन जो है वो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को कैरी करेगी। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा कैरी द आउट ऑफ स्पॉन्टेनियस
नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। देन सेम ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस आते हैं, द प्रोसेस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन आर डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रिकल सेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस, इसमें केमिकल चेंज पूरी तरह से वो काम पूरा हो जाता है यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। वही चीज़ हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, जिसमें हमने देखो यहाँ पे NaCl सोल्यूशन डाला था। तो बैटरी कैसे इसकी वर्क करना स्टार्ट करेगी इन दो रोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने NaCl सोल्यूशन डाला था जिसमें Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। जो पॉजिटिव वाली रोड है वो नेगेटिव वाले Cl को अपने साथ कांटेक्ट करेगी, और Na पॉजिटिव कैथोड जो नेगेटिव था उस रोड के साथ कांटेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, क्लोरीन की ऑक्सीडाइज्ड होके वो Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा। Na पॉजिटिव की जो रिडक्शन होगी और वो Na बनाएगा। सो Na पॉजिटिव टू 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके वो Na बनाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस में इसी तरह से था, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा वैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ लिया। वैसे इनमें दोनों में हमें जो है वर्किंग कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। जल्दी से फैराडेज लॉ देख लेते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ इज स्टेट दैट, देन क्वांटिटी एनालिसिस करता है ये, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which is take place in any electrode during the electrolysis by passing the current is directly proportional to electrolyte। ये अमाउंट है केमिकल रिएक्शन का जो टेक प्लेस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइज करके पास करता है करंट को by the directly proportional to electrolyte। W is directly proportional to Q, then W is equals to, जब हम Q को प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वो Z बना के ZQ बनाता है, और चार्ज जो है वो हमारा करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। तो W is equals to ZQT, then W is equals to ZQT, sorry ZIT। then the weight of product at the electrode is directly proportional to the amount of charge during the electrolysis। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन है ये। अब यहाँ पे when 1 coulomb charge passes through the electrolysis solution, the amount of substance deposited or liberated at respectively electrode is equal to the electrochemical equivalents। सिर्फ नॉर्मली रीडिंग के लिए लिखा है मैंने ये, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आपको फैराडे फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए। एंड देन फैराडे सेकेंड लॉ बोलता है व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर contact in the series, then the weight of product deposited by electrode is directly proportional to the equivalent weight of each। then weight 1 is directly proportional to E1 या weight 2 is directly proportional to E2। then weight 1 upon weight 2 इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे और इसको इक्वल बना के ये फॉर्म बना देंगे। ये बस ये बोलता है हमारा फैराडे सेकेंड लॉ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किया गया सीरीज में, और फिर उसका जो वेट ऑफ प्रोडक्ट था डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड का उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना गया इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है, ऑफ ईच, हर किसी के इक्विवेलेंट वेट से। सो ये आपको एक न्यूमेरिकल है कि 3 electrolytic cells are connected in the series CuSO4, ZnSO4 and AgNO3. On passing the current 5 gram of Cu deposited, find the weight deposited for Ag and zinc। वेट आपको दिया है कॉपर का, जिंक का और सिल्वर का। तो इस सोल्यूशन कहते हैं इसका, यहाँ पे आपको 3 सोल्यूशन दिए गए हैं। एक सोल्यूशन है आपके पास CuSO4, एक सोल्यूशन है आपके पास ZnSO4
एक सोल्यूशन है आपके पास AgNO3। 3 सोल्यूशन दिए गए, उनमें जो करंट है जो पास किया जा रहा है वो 5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट से है। एंड आपको वेट डिपॉजिट किसका निकालना है, Ag और जिंक का क्या है वो निकालना है। एटॉमिक वेट जो चीज़ें आपको गिवन है वो हम इसमें लिख देंगे वेट। ये गिवन चीज़ें जो हैं आपके पास वो हम लिख रहे हैं वेट। कॉपर का हमें गिवन है 63.5 ग्राम, जिंक का पता है 65, सिल्वर का पता है 108। अब ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सोल्यूशन रहा। अब हम क्या करेंगे, वेट 1 को डिवाइड करेंगे वेट 2 से, यही था सेकंड फैराडे सेकंड्स लॉ, V1/V2 इज इक्वल्स टू E1/E2। सो वेट, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ आयन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n। तो एटॉमिक वेट तो हमें गिवन है कि 63.5 दिया गया है, और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, हर एक किसमें 2 ही होंगे। एंड देन एटॉमिक वेट जो है वो हमारा वेट 2 सेकेंड वाले का 65 दिया है अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास बना रहा है वो 63.5 अपॉन 65। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता थी, वेट 1 पता था फर्स्ट सोल्यूशन से, हमें कॉपर का ये चीज़ बताई थी कि कॉपर जो है 5 ग्राम है, तो 5/W2 इज इक्वल्स टू 63.5 अपॉन 65। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन गया, W2 इंटू 63.5 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आंसर आ गया W2 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 5 अपॉन 63.5। सो इसको हम कैलकुलेट ना करते हुए ऐसे रखेंगे। फिर हम आगे देखते हैं वेट 1 डिवाइडेड बाय वेट 3। अब हमें तीनों का निकालना है, तो फर्स्ट को लेके ही चलेंगे, दैट इज अ कंपल्सरी 63.5 अपॉन 2 एंड 108 दूसरे का दिया था, ठीक है। अब दूसरे का जो है AgNO3 दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 है इसमें, तो दिस इज इक्वल्स टू वेट 1 हमें पता है 5 इंटू W3 इज इक्वल्स टू 63.5 अपॉन 2 अपॉन 108, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मली इन आंसर्स को यहीं छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे विदाउट कैलकुलेशन के, क्योंकि ये क्वेश्चंस लॉन्ग है और इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ मैंने नॉर्मली एक न्यूमेरिकल्स जैसा ले लिया था कि हमें सॉल्व कैसे करने होते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा बैटरी बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।